हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। तो देखो, कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। इसी कोलिजन से रिएक्शन होती है और फिर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो किसी भी रिएक्शन में एक ही टाइम में एक साथ कोलिजन करने वाले नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनके कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अर्थात रिएक्शन होती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ गए? एक साथ एक ही समय में कोलिजन करने वाले टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनसे रिएक्शन होती है अर्थात प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसी नंबर को क्या बोला गया है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और ये डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस that must collide with one another simultaneously to give chemical reaction is called molecularity। समझ गए बच्चों कि अणु, परमाणु या आयन की संख्या जिनके एक साथ टकराने से अभिक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं, उस संख्या को ही क्या बोला गया है, आणविकता या अणु संख्यता। जैसे मान लिया जाए कि A मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं। अब एक मतलब है कि केवल एक मॉलिक्यूल किसी से भी टकरा रहा है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ऐसे में इस रिएक्शन को बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1। मतलब जैसे O2F2 है, ये किसी से भी कोलाइड कर रहा है और कन्वर्ट हो जाता है O2+, ठीक है, F2 प्रोडक्ट में, तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में केवल एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1। अब मान लो कि दो रिएक्टेंट हैं A और B, तो रिएक्शन तभी चलेगी जब A और B एक साथ एक ही समय में कोलिजन करें। मतलब जब A और B आपस में कोलिजन करें, A कोलिजन करेंगे या B कोलिजन करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जब A और B एक साथ कोलाइड हो एक ही टाइम में और प्रोडक्ट बन जाए AB टाइप का, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक इसी तरह से मान लो किसी रिएक्शन में A, B, C 3 टाइप्स के रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, तो इस रिएक्शन में जब A, B और C एक साथ एक ही टाइम में कोलिजन करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3। जैसे यहाँ पर HI और HI जब एक दूसरे से कोलिजन करेंगे 2, तब क्या बन जाएगा, H2 और I2। समझ गए ना? अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ कहें कि जब 2NO और एक O2 कोलिजन करे और 2NO2 बन रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 तभी होगी जब 2 इसके और एक इसका टकराए। 2 NO कोलिजन करें या एक O2 और एक NO कोलिजन करें, तो इस तरह से उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे में वो रिएक्शन फिर क्या नहीं होगी, ट्राई मॉलिक्यूलर नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में एक ही टाइम में एक साथ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उनका नंबर ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों? एक साथ एक ही क्षण में परस्पर टकराने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहते हैं। अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो केवल एक अणु कोलिजन करेगा, वो चाहे कैसे भी कोलिजन करे, और प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो वो 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स या वो 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो जब A, B, C टाइप के, तो जब A और B और C कोलिजन करेंगे तो ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये होगा कि A या B या C कोलिजन करें तो इनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक साथ एक ही क्षण में 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, मतलब 3 टाइप्स 4 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक साथ कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती जाती है या होती है। इसलिए आप देखोगे मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगी।
मतलब है कि किसी एक रिएक्शन मिक्सचर में ए है, बी है, सी है और डी है, और इन चारों की रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना है, अर्थात इन चारों के बीच में कोलेजन होने से ही प्रोडक्ट बनना है। तो एक साथ ए बी सी डी जब कोलेजन करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा तब रिएक्शन चलेगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, समझ गए ना। इसलिए आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा बहुत कम या रेयर है, मिलती नहीं है। तो उसका रीजन यही है कि एक साथ एक से ज़्यादा प्रकार के मॉलिक्यूल से एटम या आइंस का एक दूसरे से कोलिजन करना, 3 या 4 एक साथ कोलिजन करना, इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3 से ऊपर नहीं मिलती। तो पहले आप इससे नोट करें, ठीक है। अब देखो, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, अर्थात उनमें कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो ऐसी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं। और ऐसी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू दी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में जिनमें नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है विच आर कंप्लीट इन वन स्टेप, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ही क्या है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी। मतलब जैसे ये लिखा है O2F2 मिलके डायरेक्ट एक ही स्टेप में बन गया O2F2, तो क्या है, मॉलिक्यूलरिटी 1 है। इसमें दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्शन करके H2I2 बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो ये एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शंस हैं, अर्थात इनमें जितने भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ दो, वही उसकी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। समझ गए बच्चों। ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं या एक ही स्टेप में लिखी के दी गई हैं आपको, और अगर उसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछ ले तो ये ध्यान रखना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज ही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो, अगर कोई भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मतलब है कि वो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होती है, तो ऐसी रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसी रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं उनका नंबर 3 से ज़्यादा होता है, और हम जानते हैं कि 3 से ज़्यादा क्या नहीं हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी। क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स जैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एक टाइम में एक साथ कोलिजन होना, इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। तब ऐसे में ये माना जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं वो मल्टी स्टेप्स में होती हैं, और उनके हर एक स्टेप का रेट अलग अलग होता है। मतलब उनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं, तो जो स्टेप स्लो होता है वही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होगा, और उस स्टेप में जो रिएक्टेंट स्पीसीज हैं टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ही उसकी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी। समझ गए ना बच्चों कि रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस 2 और मल्टी स्टेप्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। इन दीज रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन स्लोवेस्ट स्टेप। जो सबसे स्लो होगा उसमें जो आपको रिएक्टेंट स्पीसीज दिख रही हैं उनके नंबर को जोड़ दोगे तो वो उसकी क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स may not mutually collide with each other, therefore overall molecularity of complex reaction has no significance। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का एक साथ कोलाइड होना ये सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब पॉसिबल नहीं है इजी, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं देखी जाती, क्योंकि ओवरऑल जोड़ोगे तो बहुत ज्यादा है। जैसे यहाँ देखो 2KClO3 + 6HI = 2KCl + 3H2 अब आप इस रिएक्शन में अगर इसको देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 7 हो गई। 7 क्यों? ये 7 हो गई। अब 7 तो पॉसिबल नहीं है कि 6HI और 1KClO3 एक साथ एक टाइम में कोलाइड करे और रिएक्शन चले, तो इसकी मैकेनिज्म में देखा गया कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। KClO3 + HI तो बना KClO2 + HI, ये स्लो स्टेप है। अगर ये ना चले तो आगे के स्टेप्स नहीं चल सकते, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है, RDS। और फिर आगे के स्टेप जो है वो फास्ट होते हैं। तो इसकी जो है अगर आप मॉलिक्यूलरिटी देखें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 रिएक्टेंट स्पीसीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, रिएक्शन कर रही हैं स्लो स्टेप। तो इस तरह से कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में लिखी है तो सीधा है, आपको स्लो स्टेप देखना है और उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको ही जोड़ देना है, वही क्या बन जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं मैं आपको कि इट इज थ्योरेटिकल टर्म। ये क्या है, एक सैद्धांतिक पद है। मतलब है कि ये थ्योरेटिकल मैकेनिज्म, थ्योरी के बेस पर कैलकुलेट की जा सकती है कि स्लोवेस्ट स्टेप है तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं हम उनको क्या कर दें, जोड़ दें। तो ये थ्योरेटिकल है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होता। अब आता है दूसरा कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, केवल पॉजिटिव और होल वैल्यू में होगी। ऐसा क्यों होल नंबर में? क्योंकि कोई रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जिसमें रिएक्टेंट हो ही ना हो, और मॉलिक्यूल चूंकि फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, आधा नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, होगा तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होगी, एक होल नंबर में होगी। 0 1 2 1 2 3 4 इस तरह से 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शनल नहीं होगी। समझ गए बच्चों? शून्य नहीं हो सकता, शून्य, ठीक है, ऋणात्मक या प्रभाज नहीं हो, ठीक है, कौन क्या, आणविकता, आणविकता शून्य, ऋणात्मक या प्रभाज नहीं हो सकती। इस वैल्यू कैलकुलेटेड बाय मैकेनिज्म। अगर हम रिएक्शन की मैकेनिज्म अपने मतलब थ्योरेटिकली लिख लें तो उसमें आपको जो स्टेप ऐसा लगता है कि आगे के स्टेप उस पर डिपेंड करते हैं तो उसको ही देख के हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को। मतलब है कि क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया विधि से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए बच्चों कि अगर हमें क्रिया विधि पता है तो हम उसका स्लोवेस्ट स्टेप देख लें, उसमें जितने भी रिएक्टेंट स्पीसीज हैं वही उसकी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी। अगर एक ही स्टेप में दी गई है तो सीधा देख के लिख सकते हैं कि यही इसकी मॉलिक्यूलरिटी है। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि जो आणविकता है, ठीक है, 3 से अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि एक ही टाइम में एक साथ 3 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग स्पीसीज के एक साथ पॉसिबल नहीं, उनका कोलिजन एक टाइम में, ठीक है, इसलिए 3 से ज्यादा ये क्या है, इसकी वैल्यू नहीं होती। फिर है इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो मॉलिक्यूलरिटी का टेम्परेचर से, प्रेशर से, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को देख के बता सकते हैं। समझ गए ना? तो इसका इससे मतलब ताप, दाब, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। समझ गए ना? मॉलिक्यूलरिटी मतलब है कि टेम्परेचर कुछ भी दो, मॉलिक्यूलरिटी पता है तो वही रहेगी, चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, प्रेशर कुछ भी बढ़ा दो, कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, मॉलिक्यूलरिटी में चेंज नहीं आएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। अभी मैंने बताया कि अगर मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी जोड़ोगे तो वो 3 से ज़्यादा आएगी, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे हम मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ गए ना? कि जटिल अभिक्रियाओं में जो है, जटिल अभिक्रियाओं में समग्र, ठीक है, आणविकता का महत्व नहीं है। समझ गए बच्चों? उसका कोई लेना देना नहीं है। और जो लॉ मास एक्शन है उसके बेस पर अगर हम रेट इक्वेशन लिखें, ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन लिखें तो वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही वैलिड है। मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप में होती है तो उसका रेट इक्वेशन उसकी मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे लिख सकते हैं। जैसे ये है A प्लस बी और ये A है और ये B है और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो हम इसमें रेट लॉ ऐसा लिख सकते हैं कि A का पावर A और B का पावर क्या लगा देंगे, B। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ओवरऑल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बेस पर रेट लॉ नहीं लिख सकते, वो केवल उस स्टेप के बेस पे लिखा जाएगा जो स्लोवेस्ट होगा, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड होगा, उसमें क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको देखकर ही हम उनकी मॉलिक्यूलरिटी के बेस पर रेट लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं, जो मैंने आपको रेट लॉ में बताया है। तो इस तरह से मैंने आपको जो है
ये बता दिया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है और किस तरह से है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में और उसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी से किस तरह डिफर है। तो बस सीधा सा इतना ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन में एक साथ एक ही टाइम में कोलाइड करने वाले रिएक्टेंट स्पीसीज जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी, बस समझ गए ना। तो यही है मॉलिक्यूलरिटी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।